ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाए बाबू आप लोगों ने, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अंतिम पाठ में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को मुख्य रूप से देखे और अंतिम में जो उपसंहार जो प्रत्यक्ष खंड का किया गया है ना, कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है और उसका करण क्या है, ये जो अंतिम में मूल ग्रंथ आया ना, एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। ये जो उपसंहार का ग्रंथ आया उस ग्रंथ को भी हम लोगों ने देख लिया, उसकी पदकृत्य टीका भी देख ली। इसी के साथ हम लोगों के प्रत्यक्ष खंड का मूल ग्रंथ भी हो गया, पदकृत्य टीका भी प्रत्यक्ष खंड पर्यंत हो गए। अब हम लोगों को न्याय बोधिनी का हम लोग कुछ अंश को छोड़े हुए हैं, उसी अंश को अब हम लोगों को पूरा करना है, ताकि वो हो जाएगा तो हमारा प्रत्यक्ष खंड दोनों टीकाओं के साथ परिसमाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को देखा जाए। सन्निकर्ष में अब कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। आया कि नहीं आया? प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतुभूत जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। क्या वो 6 प्रकार है? बोल सकते हैं क्रम से नाम क्या है? संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावः। ये 6 सन्निकर्ष है इंद्रिय का और अर्थ का। ये 6 में से कोई भी सन्निकर्ष होने पर ही वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इंद्रियार्थ षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। बैठ गए बात? कोई अब इसमें संदेह वाली कोई बात नहीं है। अब जो न्याय बोधिनी का ग्रंथ आ रहा है उसको क्रम से देखा जाए, है ना? यही वाला है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वाला ही छूटा है ना, और तो पीछे का हो ही गया है। चलिए क्या आ रहा है, तो सब न्याय बोधिनीकार कह रहे हैं चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष कारणी भूतान षड्विध सन्निकर्षान विभजते संयोग इत्यादि ना। यहीं से बाकी था ना, और कोई नहीं ना है? चलिए तो क्या कह रहे हैं न्याय बोधिनीकार कि चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष कारणी भूतान षड्विध सन्निकर्षान विभजते। देखो चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान है, हम लोगों ने देख भी लिया है, पदकृत्यकार ने तो स्पष्ट नाम भी दे दिया कि चाक्षुषादि 6 प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्रम से बोल सकते हो, हम लोग घ्राण जैसे बोले चालू करें क्योंकि एक क्रम बना रहे है ना, भले लिखिए चाक्षुषादि, क्योंकि हम लोगों का जिस तरह से इंद्रिय के नाम है उसी तरह से उस इंद्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान के भी नाम उसी क्रम से बोले तो स्पष्ट रहेगा। बोल सकते हो षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान क्या क्या है? घ्राणज, रासन, चाक्षुष, त्वाच, श्रौत्र और मानस, ये षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान है। 6 प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान है। अच्छा 6 प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे हो गए? तो ध्यान रखना, क्योंकि षड्विध इंद्रिया है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रिया है वो 6 प्रकार की है। तो जब 6 प्रकार की इंद्रिया है, उन 6 प्रकार की इंद्रियों से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी 6 प्रकार का हो गया। आया कि नहीं आया? 6 प्रकार की इंद्रिया क्या है उसके नाम क्रम से बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो बाबू, बोलो जी। घ्राण, रसना, चक्षु, श्रोत, त्वक, श्रोत्र और मन। आया कि नहीं? एकदम अशुद्धि नहीं होनी चाहिए वाणी में। आया कि नहीं आया? चलिए, वरना यहाँ बनारस में पढ़ने वाले 10 लोग मिलते हैं, 100 लोग मिलते हैं, लेकिन बोलना आता जाता किसी को नहीं है ना। क्या बोलो 6 इंद्रियों के नाम? घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन। ये 6 इंद्रिया है। आया कि नहीं आया? इन 6 इंद्रियों से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी 6 प्रकार का हो जाएगा, है कि नहीं है? क्या वो 6 प्रकार का? अभी अभी बोले ही थे, फिर से एक बार बोल दो। घ्राणज, रासन, चाक्षुष,
त्वाच श्रौत्र और मानस। मानस। अच्छा, इसको इस तरह से बोल सकते हो क्या कि घ्राणेन्द्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान घ्राणज प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, इस तरह से छो का बोल दो तो एकदम क्लियर बात हो जाए। क्या? घ्राणेन्द्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं। रसन इंद्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को रासन प्रत्यक्ष कहते हैं। बहुत सुंदर। चक्षु इंद्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक। त्वक इंद्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को त्वाच प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है। श्रोत्र इंद्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को श्रौत्र प्रत्यक्ष कहते हैं। मन इंद्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। षड्विध इंद्रिया थी, उन षड्विध इंद्रियों से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी 6 प्रकार का हो गया, घ्राणजादि चाहे चाक्षुषादि के भेद से। आयक ने ये बात तो साफ है। ये जो चाक्षुषादि जो षड्विध प्रत्यक्ष है, चाहे घ्राणजादि षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसके कारणीभूत ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कि नहीं है? इंद्रिया तो है ही, इंद्री नहीं रहेगी तो कहाँ से प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा? वो तो है ही, असाधारण कारण वो है ही, व्यापार वाला भी है, उसको करण भी हम लोग कहते हैं। आयक ने? लेकिन अभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की बात चल रही है, तो ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी चाक्षुष आदि षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण है कि नहीं है? चाक्षुष आदि षड्विध जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो कब होंगे? जब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होगा, है ना? आपकी चक्षुर इंद्रिय ऐसे ही बनी है और दीवार के उस पार कोई पदार्थ पड़ा हुआ है तो आपको उस पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है। आया कि नहीं? कब होगा? जब उस पदार्थ के साथ आपके इंद्रिय का सन्निकर्ष हो, तभी वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। खाली इंद्रिय होने से काम नहीं होने वाला है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना जरूरी है। आया कि नहीं? जैसे इसको के उस पार कंप्यूटर पड़े हुए हैं बहुत सारे, लेकिन आपको अभी प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है क्या उसका? नहीं हो रहा है। आया कि नहीं? क्यों? इंद्रिया तो है, उधर पदार्थ भी है, दोनों चीजें, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही नहीं हुआ। बेटी बात, जब वो हो जाए, आप वहाँ जाके या तो उस कंप्यूटर को यहाँ ले आए या तो आप वहाँ चले जाइए, तो इंद्रिय का और अर्थ का ज्यों ही सन्निकर्ष होगा वैसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। बेटी बात, तो क्या निकला कि चाक्षुष आदि जो षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान है, उन प्रत्यक्ष ज्ञानों के कारण को कारणीभूत कौन है? कारण कौन है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। तो वो जो षड्विध सन्निकर्ष है वही कारण है, उसी का अब यहाँ पर आचार्य विभाग करने जा रहे हैं कि वो सन्निकर्ष 6 प्रकार के हैं। क्या क्या है? तो अब उसका विभाग वाक्य प्रदर्शित कर रहे हैं। संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावः। इस ग्रंथ के द्वारा बैठ गई बात? वही कह रहे न्याय बोधि लगाओ कि चाक्षुष आदि षड्विध प्रत्यक्ष कारणी भूतान षड्विध सन्निकर्षान विभजते। विभाग करने जा रहे हैं किसका? षड्विध सन्निकर्षों का। ये षड्विध सन्निकर्ष कैसे है? तो चाक्षुष आदि षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान के कारणीभूत है, यही कह रहे, उसी का षड्विध सन्निकर्षों का विभाग करने जा रहे हैं। बैठ गई बात? नहीं ना? कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, यहाँ षड्विध देख के वैयाकरणों को एक समस्या भी होती है। क्या समस्या होती है? उनको समसंबंधी विधि दिख जाए तो यथा संख्य लगाने लगते हैं। आया कि नहीं आया? 3 चीज इधर मिली, 3 चीज इधर मिली तो यथा संख्या लगा देंगे, क्रमाद कर देंगे। 6 इधर दिखा, 6 इधर देखा, क्रमाद लगा देंगे। तो यहाँ ये मत पालना, भ्रम मत कर लेना कि षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान है और षड्विध सन्निकर्ष उसके कारण है तो यथा संख्या लगा दिए। ये मत कर देना, गड़बड़ा जाएगा। वरना तो आप कहेंगे कि ग्रहणज प्रत्यक्ष के प्रति संयोग सन्निकर्ष कारण है, दूसरे वाले प्रत्यक्ष के प्रति दूसरा सन्निकर्ष, ऐसे मत लगा देना। आई नो ये बड़ा समस्या है। आई नो ये व्याकरण का संस्कार होता है, उन लोगों को ये दिमाग में आ जाता है। 6 दिखे तो यथा संख्य मरुदेश समानाम लगा देकर, तो ये मत करना। आया कि नहीं आया?
कौन से प्रत्यक्ष के प्रति कौन कारण है अभी स्वयं न्याय बोधिनिकार स्पष्ट करने वाले हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये मत लगा दीजिएगा 6 देखे, इंद्रियों के साथ लगा सकते हैं जी। षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान और षड्विध इंद्रियों में आप क्रमशः लगा सकते हैं कि इस इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, जैसे वो बोला भी शुरुआत में कि भाई इस घ्राणेन्द्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। चाहे इधर से बोले तो घ्राणज प्रत्यक्ष ज्ञान का करण जो इंद्रिय है वो घ्राणेन्द्रिय है, उसमें लगा सकते। यथासंख्य उधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत। इंद्रिया सन्निकर्ष में मत लगा दीजिएगा, बड़ी समस्या है भाई, स्पष्ट कर दे। बैठ गए बात, तो चलो पंक्ति पढ़ो क्या कह रहे हैं। चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष कारणी भूतान षड्विध सन्निकर्षान विभजते संयोग इत्यादिना। संयोग इत्यादि ग्रंथ के द्वारा, क्या है वो ग्रंथ बोलो एक बार। संयोग संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावः। इस ग्रंथ के द्वारा विभाग कर रहे हैं, तो विभाग कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चला जाए। अब न्याय बोधिनिकार क्या, ये तो भूमिका बना दी उस ग्रंथ की, अवतरण बना दिया है ना, कि किया क्या जा रहा है इस ग्रंथ के द्वारा। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षों का विभाग किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। हो गया। अब यहाँ पर न्याय बोधिनिकार अच्छे से बहुत सुंदर ढंग से उस चाक्षुषादि ज्ञानों का और उन इंद्रियार्थ सन्निकर्षों का कार्य कारण भाव बना रहा है कि नहीं है। बहुत अच्छे से निरूपण किया है। ये न्याय बोधिनी पढ़ लेंगे, बहुत स्फीत हो जाएगा एकदम, है ना, कि किस ज्ञान के प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण है। आया कि नहीं। तो उसको यहाँ पर कार्य कारण भाव दिखा करके न्याय बोधिनिकार स्पष्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। बस न्याय बोधिनी में यही निरूपण किया है। पूरी न्याय बोधिनी 1-1.5 पृष्ठ की जितनी भी है उसके द्वारा यही काम किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी को हमको समझना है। तो पहले ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे कि चक्षुर इंद्रिय के द्वारा हम लोगों को जैसे घट का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ घड़ा रखा है, तो चक्षुर इंद्रिय का और उस घट पदार्थ का सन्निकर्ष होगा, और सन्निकर्ष होने के बाद उस घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। अयम घटः इत्याकारक प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो अयम घटः, ये द्रव्य घट का ज्ञान हुआ, हमको कौन सा ज्ञान हुआ, चाक्षुष ज्ञान हुआ। ध्यान में आ रहा है। घट द्रव्य का जो ज्ञान हो रहा है चाक्षुष ज्ञान हुआ। आया कि नहीं। इस चाक्षुष ज्ञान के प्रति, घट द्रव्य का जो चाक्षुष ज्ञान हुआ उसके प्रति सन्निकर्ष कारण है कोई सन्नि। अब देखना पड़ेगा कौन सा सन्निकर्ष कारण। आप बता सकते हैं कौन सा सन्निकर्ष कारण है। संयोग सन्निकर्ष कारण है, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय का और उस घट पदार्थ क्या क्या हुआ है, संयोग सन्निकर्ष हुआ है। तो उसको चक्षु संयोग, क्योंकि उधर चाक्षुष ज्ञान का है ना, तो इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय आपको पता ही है। तो आप चक्षुर इंद्रिय का नाम जोड़ के भी बोल सकते हो कि चक्षु संयोग कारणम। आया कि नहीं। घट द्रव्य का जो प्रत्यक्ष ज्ञान, चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, चाक्षुष जोड़ दे रहे, चक्षुर इंद्रिय से हुआ ना, इसलिए चाक्षुष जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वहां पर कौन सन्निकर्ष कारण है, चक्षु संयोग कारण। चक्षु संयोग जो है वो कारण है। बैठ गए बात। ये कार्य कारण भाव हुआ कि नहीं हुआ। चाक्षुष ज्ञान का, घट के चाक्षुष ज्ञान का और चक्षु संयोग है, ये जो सन्निकर्ष है, इन दोनों का कार्य कारण भाव हुआ कि नहीं हुआ। अभी एक बात ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पर, कि कार्य और कारण को दोनों का समानाधिकरण्य होना चाहिए। कार्य का और कारण का समानाधिकरण्य होना चाहिए, ऐकाधिकरण्य होना चाहिए। दोनों एक अधिकरण में रहने चाहिए। कारण कहीं है, कार्य कहीं उत्पन्न होगा, ऐसे नहीं होता। एक लौकिक दृष्टांत भी आपको इस प्रसंग में देते हैं हम लोग, इसके पहले भी दिए थे। जैसे यहाँ पर आपने आग जलाई, उससे 10 फीट ऊपर आप खिचड़ी का कुकर रखेंगे तो पाक होगा, खिचड़ी पकेगी आपकी? नहीं बनेगी, खाना पकेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, क्योंकि कारण का और कार्य का समानाधिकरण्य नहीं हुआ, ऐकाधिकरण्य नहीं हुआ। जैसे बीरबल की खिचड़ी नहीं ना पकती है, क्यों? क्योंकि कारण और कार्य का समानाधिकरण्य ही नहीं हुआ। दोनों का ऐकाधिकरण्य होना चाहिए। जहाँ पर कारण है वहीं पर कार्य होना चाहिए, तभी वहाँ पर दोनों के बीच कार्य कारण भाव होता है। आया कि नहीं आया?
दंड मान लीजिए पड़ा है जंगल में, तो और यहाँ पर घट उत्पन्न हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। अरे यहाँ ना दंड चाहिए, यहाँ पर उस दंड से चक्र घुमाएंगे और सब क्रियाकलाप करेंगे तब जाके घट पैदा होगा। वो दंड चक्र सब पड़े हैं जंगल में और यहाँ घट पैदा कर लेंगे आप? नहीं हो सकता। आया कि नहीं? तो क्यों? कारण और कार्य का समानाधिकरण्य होना चाहिए। ये बात बैठ रही है। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये जो चाक्षुष ज्ञान हुआ घट का, घट द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान हुआ, और उसके प्रति कौन कारण बताया आपने? चक्षु संयोग इस सन्निकर्ष को कारण बनाया। ठीक है, बनाया। दोनों का ऐकाधिकरण्य होना चाहिए ना। पता चला चाक्षुष ज्ञान कहीं रह रहा है, चक्षु संयोग कहीं रह रहा है, तो कार्य कारण भाव नहीं बन पाएंगे। तो अब देख लिया जाए पहले कि को कार्य कहाँ रह रहा है, कारण कहाँ रह रहा है। तो कार्य क्या है आपका? चाक्षुष ज्ञान। घट द्रव्य का, घट द्रव्य का है, ध्यान में रखो किसका हुआ है ना, घट द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान हमारा कार्य है। चाक्षुष ज्ञान आया कि नहीं? वो कहाँ रहता है? अच्छा अपने से बताओ, ज्ञान जो है वो कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। ज्ञान अधिकरणम आत्मा। ज्ञान का समवाय संबंधी अधिकरण कौन होता है? आत्मा होता है। तो ज्ञान तो रह रहा है, चाक्षुष ज्ञान तो रह रहा है, आत्मा में रह रहा है। आया कि नहीं? अब तो कार्य तो आत्मा में रह गया, समवाय संबंध। कारण क्या है आपका? चक्षु संयोग। चक्षु का संयोग कहाँ रह रहा है? घट में रह रहा है। अरे चक्षुरिंद्रिय का संयोग कहाँ रह रहा है? घट में रह रहा है नो। चक्षु संयोग जो है घट में रह रहा है। तो कार्य तो रहा आत्मा में, कारण गया घट में, तो सामानाधिकरण्य तो नहीं बना, नहीं ना बना, तो कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा। आया कि नहीं? यहाँ पर दोनों का सामानाधिकरण्य आपको बनाना पड़ेगा। वो कार्य कारण यदि है तो दोनों का ऐकाधिकरण्य आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई? रहेगा तो ज्ञान आत्मा में ही समवाय संबंध से रहेगा, समवाय संबंध आत्मा में ही रहेगा। चक्षु संयोग जो है वो घट में ही रहेगा। दोनों को ऐकाधिकरण्य कैसे बनाए? तो ध्यान रखना बाबू, ये जो घट द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान हो रहा है वो समवाय संबंध है ना तो आत्मा में रहेगा, लेकिन वो विषयता संबंध है ना कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। ज्ञान जो है वो विषयता संबंध है ना अपने विषय में रहेगा। तो घट द्रव्य का जो ये चाक्षुष ज्ञान हो रहा है वो विषयता, उसका विषय कौन है? पहले घट है, घट द्रव्य है विषय। तो विषयता संबंध है ना वो चाक्षुष ज्ञान कहाँ रहा? घट में रहा। घट में रहा। रह गया कि नहीं रह गया? और वहाँ पर तो देखो विषयता संबंध को हम करेंगे, जोड़ देंगे। अरे आप तो समवाय संबंध लेके कह रहे हैं कि वैयधिकरण्य हो रहा है, अलग अलग जगह रह रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पर कार्यतावच्छेदक संबंध, मतलब कार्य रहेगा इस संबंध से, विषयता संबंध से, सामानाधिकरण्य बनाने के लिए। आया कि नहीं आया? तो विषयता से भले वो समय संबंधी है ना, ज्ञान आत्मा में रहता है, इसमें कोई भी बात नहीं, रहता ही है वो, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हम संबंध यहाँ पर कार्यतावच्छेदक संबंध बदल देंगे, विषयता संबंध कर देंगे। कार्य को हम विषयता संबंध न रखेंगे। तो अब देख लो, घट द्रव्य का जो ये चाक्षुष ज्ञान हो रहा है, ये विषयता संबंध न कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। अपने विषय में, घट द्रव्य में, घट में रहेगा। और वहीं पर चक्षु संयोग रह रहा है कि नहीं रह रहा है? रह रहा है। ऐकाधिकरण्य बन गया कि नहीं बन गया? तो यही यहाँ पर कार्य कारण भाव बोला जाएगा। बैठ गई बात? तो उसी कार्य कारण भाव को न्यायबोधिनीकार बता रहे हैं। देखा जाए अब न्यायबोधिनी को, बात बैठ गई। चाक्षुष ज्ञान का और चक्षु संयोग का, मतलब ज्ञान का और सन्निकर्ष का कार्य कारण भाव क्रम से दिखाने जा रहे हैं, बहुत सुंदर शैली से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? चक्षु संयोग घट में किस संबंध से रहेगा? चक्षु संयोग देख लो, ये अपने विवेक का आपको उपयोग करना है। ये तो आपको पक्का पता चल गया कि चक्षुर इंद्रिय का संयोग घट के साथ है, चक्षु संयोग घट में रहा। अब आप अपना विवेक प्रयोग करिए कि संयोग क्या पदार्थ है, संयोग क्या चीज है? गुण है। वो घट द्रव्य में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध। बस इसमें आपको विवेक प्रयोग कर लेना है ना। ये अपने से आप वो बहुत अच्छा प्रश्न किए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आप दिमाग अपना लगा के बना लीजिए। उसको यदि हम बार बार बोलेंगे ना तो फिर आप उलझ जाएंगे कि किस संबंध की कहाँ किसको क्या ले जाए। इतना पक्का पता है आपको कि चक्षु संयोग घट में रह रहा है।
अब वो किस संबंध से रहेगा तो आप अपना विवेक एक बार प्रयोग कर लीजिएगा कि संयोग क्या पदार्थ है, घट द्रव जो है वो क्या पदार्थ है, तो उसमें आप बना लीजिएगा कि ये इसमें इस संबंध से रहेगा। बैठ गई बात? चलिए, उसको फिलहाल हम नहीं बोल रहे हैं, कारणतावच्छेदक संबंध को हम नहीं बोल रहे हैं ताकि उलझे नहीं ग्रंथ, इसलिए है ना उलझ जाएगा, दोनों संबंध बोलने जाएंगे ना तो ये समझ गए बात? बैठ गए? चलिए, तो अब इसी कार्य कारण भाव को ज्ञान के, प्रत्यक्ष ज्ञान के और सन्निकर्ष के, तत्त प्रत्यक्ष ज्ञान के तत्त सन्निकर्ष के कार्य कारण भाव को अब यहाँ दिखाने जा रहे हैं। चलिए देखा जाए ग्रंथ आगे क्या आ रहा, पढ़ो क्या कह रहे हैं। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयोग कारणम, ये कर दिए है ना कि चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयोग कारणम, चाक्षुष ज्ञानम और सरल कर दीजिए, चाक्षुष ज्ञानम प्रति चक्षु संयोग कारणम, आया कि नहीं कि चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति चक्षु संयोग कारणम, ये कह रहे हैं। सामान्य रूप से इतना है। अब वही समस्या कि चाक्षुष ज्ञान तो आत्मा में रहेगा, ये जो है कौन चक्षु संयोग जो है वो तो घट में रहेगा, तो समानाधिकरण ने बनेगा नहीं, इसलिए वहाँ उन्होंने संबंध भी बोला, कार्यतावच्छेदक संबंध का भी उल्लेख किया कि नहीं किया? जो लंबा चौड़ा बोले वो संबंध ही है। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध, इस संबंध से रख रहे है ना, द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध, अनेन संबंधेन मतलब द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति चक्षु संयोग कारणम, तो वहाँ संबंध बोल दिए क्योंकि सामानाधिकरण ने करना है कि नहीं करना है? आप समवाय न मत पकड़ लीजिएगा, समवाय न करेंगे तो सामानाधिकरण ने बनेगा ही नहीं दोनों का, आया कि नहीं? इसलिए संबंध जोड़ दिया। अच्छा, संबंध लंबा चौड़ा जोड़ा है, द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना। तो देखो हम लोग अब समझिए इस बात को, इतना लंबा चौड़ा क्यों जोड़ रहे? खाली विषयता संबंध है ना, कह दे क्या कह दे? विषयता संबंध है ना, सामान्य अधिकरण ने तो बन ही जाएगा। क्या कह दो? विषयता संबंधे न चाक्षुष ज्ञानम चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति चक्षु संयोग कारणम, आया कि नहीं? तो एक चाक्षुष प्रत्यक्ष जो है घट का मान लीजिए हो रहा है, तो वो कहाँ रहेगा? विषयता संबंध है ना, घट में रहेगा, और चक्षु संयोग वहाँ रह रहा है, तो सामानाधिकरण भी बन गया। तो यही कहे तो सीधा सीधा भैया, विषयता संबंधे न चाक्षुष ज्ञानम चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति, एक शब्द रखिएगा है ना ताकि उलझे नहीं। और यदि चाक्षुषम प्रति भी बोल दे तो समझ जाएंगे ना। चाक्षुष क्या चीज है? प्रत्यक्ष ज्ञान, चक्षुर इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान। तो चाक्षुषम प्रति ही बोलो, और शब्द जोड़ो ही मत, जितना कम बोलो उतना कम उलझेंगे, आया कि नहीं? विषयता संबंधे न चाक्षुषम प्रति चक्षु संयोग कारणम, यही कहे तो सामानाधिकरण ने भी बन गया। ये क्या जोड़ रहे? द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध, इतना लंबा चौड़ा काहे बना रहे? तो ध्यान रखिए बाबू, यहाँ सीधा चाक्षुषम प्रति ही कह रहे हैं ना। किसका चाक्षुषम? ये तो बोले नहीं है हम, कार्य खाली किसको बना? चाक्षुष को ही बना रहे। तो चाक्षुष ज्ञान तो घटगत रूप का भी हो सकता है। चाक्षुष ज्ञान जो है घटगत रूप का भी, तो घट का जो श्याम रूप है, रक्त रूप है, उसका भी तो हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो वो जो रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान है वो विषयता संबंध है ना, कहा है आपने, तो विषयता संबंध है ना, तो कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। घट रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयता संबंध है ना, कहाँ रहेगा? रूप में रहेगा। अरे भाई, रूप का चाक्षुष ज्ञान है तो वो विषयता संबंध है ना, कहाँ रहेगा? रूप में रहेगा। और चक्षु संयोग जो है वो कहाँ रहेगा? वो घट में रहेगा। वो तो रूप के साथ होगा नहीं चक्षु का संयोग, तो वो गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है ना? तो जो वहाँ तो ये कार्य कारण तो बन नहीं पाएगा, नहीं ना बन पाएगा। अरे रूप का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा, वो चाक्षुष प्रत्यक्ष तो विषयता, अपने विषयता संबंधी कहा है ना, तो विषयता संबंध है ना, वो तो रूप में रहा, वहाँ तो चक्षु संयोग कारण होगा नहीं। अरे रूप के प्रत्यक्ष में थोड़ी ना चक्षु संयोग कारण है,
नहीं ना कारण है, वो तो दूसरा सन्निकर्ष होगा, आगे का सन्निकर्ष होगा कारण, ये तो नहीं है। तो इस चीज को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने उसमें विशेषण दे दिया, विषयता द्रव्य वृत्ति विषयता। लौकिक को भी अभी छोड़ दीजिए, द्रव्य वृत्ति विषयता, कि द्रव्य वृत्ति विषयता संबंधेन चाक्षुष ज्ञानम प्रति चक्षु संयोग कारणम, ये कर दिया। अब ठीक हो जाएगा। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषय, द्रव्य वृत्ति विषयता संबंधेन चाक्षुष ज्ञान कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। घट में रहेगा, द्रव्य में ही रहेगा। द्रव्य वृत्ति विषयता संबंध है ना, द्रव्य वृत्ति मतलब समझ रहे कि नहीं रह रहा है? द्रव्य में रहने वाली विषयता, उसको द्रव्य वृत्ति विषयता कहेंगे। तो द्रव्य वृत्ति विषयता संबंध है ना, चाक्षुष ज्ञान कहाँ रहेगा? घट में रहेगा, द्रव्य में ही रहेगा। वो द्रव्य कोई भी हो सकता है, कट भी हो सकता है, पट भी हो सकता है, मठ भी हो सकता है। आया कि नहीं? तो द्रव्य वृत्ति विषयता संबंधेन चाक्षुष ज्ञानम प्रति चक्षु संयोग कारणम। बेटी बात नहीं बेटी, ये जोड़ दिया। अब देखो, वो जो रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, रूप का जो घटगत रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान तो होगा, लेकिन वो द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना, तो नहीं ना रहेगा कहीं, वो तो रहेगा नहीं, तो उसको नहीं लिया जाएगा। द्रव्य वृत्ति विषयता संबंध है ना, कौन सा चाक्षुष ज्ञान रहेगा? जो द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान होगा वही द्रव्य वृत्ति चाक्षुष विषयता, द्रव्य वृत्ति विषयता संबंध है ना रहेगा। बात समझ में आ रही है? द्रव्य वृत्ति जोड़ने से समझ में आ रहा है ना? इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उधर चाक्षुष ज्ञान में द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान जोड़ देते तो सरल हो जाता। ये कर देते ना, मान लो ऐसा कर दे कि विषयता संबंधे न द्रव्य चाक्षुषम प्रति चक्षु संयोग कारण, ऐसा करते तो थोड़ा सरल हो जाता है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया है, वो द्रव्य जो देना था वो इधर कार्य में न दे करके कार्य का जो संबंध है संबंध में जोड़ दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी व्यवस्था तो हो ही जाएगी। नहीं हो जाएगी? बात बैठ रही है। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा बात को। कोई भी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, पूछिए, इसको अच्छे से बिठाइए। लेकिन जो किया है काम बहुत बढ़िया किया। तो द्रव्य वृत्ति विषयता संबंधी है ना, वो विषयता को नियंत्रित कर दिया, कोई भी विषयता नहीं लेनी। द्रव्य वृत्ति जो द्रव्य में रहने वाली विषयता जो है, तादृश विषयता संबंध है ना, वो चाक्षुष ज्ञान है, वो कहाँ रहेगा? घट में रहेगा, द्रव्य में ही रहेगा। वो द्रव्य कोई भी हो सकता है, घट भी हो सकता है, पट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आया कि नहीं? द्रव्य वृत्ति विषयता संबंध है ना, चाक्षुष ज्ञान कहाँ रहेगा? द्रव्य में ही रहेगा, द्रव्य में ही रहेगा। और वहां पर चक्षु का संयोग द्रव्य में ही, घट में रहेगा, द्रव्य में रहेगा, रहेगा ही नहीं रहेगा? रहेगा। कारण भी रह गया, रह गया, कार्य भी रह गया, कारण भी रह गया। तो एक अधिकरण्य भी होगा, कार्य कारण भाव भी बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो यही कर दिया। क्या बोलो कि कार्य कारण भाव वैदेही शरण द्रव्य वृत्ति विषयता संबंधे न चाक्षुषम प्रति चक्षु संयोग कारणम। ये कर दोगे? कोई दिक्कत नहीं ना है? एकदम साफ। अच्छा, ये एक चीज इसमें इन्होंने जोड़ी है। क्या जोड़ी है संबंध में? लौकिक विषयता में जोड़ा, लौकिक होनी चाहिए। एक तो कहा द्रव्य वृत्ति, तो वो तो चलो आ गया समझ में, द्रव्य वृत्ति कह दी। लौकिक भी कहा है, लौकिक विषयता, ये लौकिक जोड़ने का क्या मतलब है, क्यों जोड़ा? तो एक चीज ध्यान रखिएगा बाबू, मुक्तावली जब हम लोग पढ़ेंगे, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, तो वहाँ पर ये विचार आएगा। यहाँ पर इन्होंने नहीं किया है। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान और अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान। समझ में आ रही बात? क्या? लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान और अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है। आया कि नहीं आया? और लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान के भी सन्निकर्ष अलग हैं, जिसको लौकिक सन्निकर्ष कहेंगे, और अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण जो सन्निकर्ष है वो भी, उसको अलौकिक सन्निकर्ष कहेंगे, वो भी अलग है। समझ में आ रही बात? बैठ रही है कुछ, है ना? यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं कि चाक्षुष आदि षड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके कारणीभूत षड्विध सन्निकर्ष, ये लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान के लौकिक सन्निकर्ष कारण की ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अलौकिक की यहाँ कोई चर्चा नहीं। ये जितना भी हम प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा यहाँ की है विगत
दिनों से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, ये सब लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान की और उसके कारणीभूत लौकिक सन्निकर्ष जो संयोग आदि है, ये लौकिक सन्निकर्ष की ही चर्चा कर रहा है। आया कि नहीं आया? अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान और उसके कारण अलौकिक सन्निकर्ष, इनकी यहाँ तर्क संग्रह में कोई चर्चा नहीं है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली हम लोग ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसका विशद निरूपण किया गया है ना, अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का भी और अलौकिक सन्निकर्ष का भी। अलौकिक सन्निकर्ष क्या क्या है? 3 प्रकार के हैं, खाली कान पवित्र कर लीजिए, है ना। अलौकिक सन्निकर्ष, जैसे यहाँ लौकिक सन्निकर्ष तो 6 प्रकार के, संयोग, संयुक्त समवाय, ये आप जानते हैं, ये तो लौकिक सन्निकर्ष। अलौकिक सन्निकर्ष वहाँ आएगा 3 प्रकार के हैं, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगज लक्षणा। ये 3 सन्निकर्ष वहाँ बताएंगे। क्या क्या? सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा, योगज लक्षणा। इस तरह से ये 3 अलौकिक सन्निकर्ष होंगे। उन 3 अलौकिक सन्निकर्ष से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा उसको अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। अलौकिक नहीं है, अलौकिक है। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से वो अलौकिक ज्ञान की वहाँ पर चर्चा करेंगे। बात समझ में आई? अरे योगियों को भी तो ज्ञान होता है, योगी लोग जो होते हैं सिद्ध है कि नहीं है? जो योगी मतलब क्या समझ रहे हैं आप? योगी मतलब वस्तुतः जो योगी है, योग सिद्ध किया हुआ है जिनको, उनको ज्ञान होता है कि नहीं होता है? उनको वहाँ ये चक्षुर इंद्रिय का और उसके सन्निकर्ष की कोई ज़रूरत पड़ती है क्या? वो तो देश देशांतर में अभी क्या हो रहा है वो बता सकते हैं, बता देते कि नहीं बता देते? बहुत आज के समय में भी ऐसे उपलब्ध है योगी लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही रास्ते में नहीं मिल जाएंगे घूमते घामते। आया कि नहीं आया? है ये पक्की बात। और लेकिन दुर्लभ है, आया कि नहीं? मतलब विरल है, बहुत कम मिलेंगे। बाकी तो आपको चूना लगा देंगे, समझ नहीं आएगा आपको कि क्या हुआ। आया कि नहीं आया? पता चला आपको क्या ज्ञान करा दिया, आया कि नहीं? लेकिन वैसे जो योगी लोग हैं, एक खाली उदाहरण के रूप में बता रहे, उनको भी तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। देश देशांतर में आपके वहाँ क्या हुआ रहा है, क्या हो रहा है, सब उसको पता चल जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो उनको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। अब बताओ वहाँ कौन सा संयोग सन्निकर्ष है, कौन सा संयुक्त समवाय उनकी इंद्रिय का और उसका पदार्थ का हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो वहाँ पर ये लौकिक सन्निकर्ष से वो योगी को प्रत्यक्ष नहीं होता है। योगी को जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वो अलौकिक सन्निकर्ष योगज लक्षणा, वो क्या है उसका निरूपण वहाँ पढ़ेंगे तो आएगा। बहुत अच्छा विवेचन किया है न्याय में, अच्छा खोला है इस चीज़ को, अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान को। तो समझ में आया? अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान भी होते और उसके कारणीभूत अलौकिक सन्निकर्ष भी है। तो वो यहाँ है सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा, योगज लक्षणा। वो योगज लक्षणा से योगी प्रत्यक्ष होता है। आया कि नहीं आया? ऐसे ही सामान्य लक्षणा से भी प्रत्यक्ष होता है, हम लोगों को भी होता है। वो पढ़ेंगे तब स्पष्ट होगा, अभी हम बोलेंगे तो आपको उलझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अभी उसमें न जा करके बस इतना समझिए कि ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब चाक्षुष ज्ञान करके वो विषयता संबंध करके वहाँ पर भी तो योगी आदियों को उन विषय का ज्ञान हो रहा है। तो द्रव्य वृत्ति विषयता संबंध है ना, उनका ज्ञान भी वहाँ चला जाएगा। अरे भाई योगी को मान लीजिए प्रत्यक्ष हुआ, देशांतर में पड़े हुए खटका, आया कि नहीं आया? तो द्रव्य वृत्ति विषयता संबंधी नो योगी का प्रत्यक्ष ज्ञान भी चला गया कि नहीं चला गया? चला गया वहाँ पर। लेकिन वहाँ चक्षु संयोग है क्या? नहीं है। तो ये वहाँ ये चक्षु संयोग कारण भी नहीं है भी नहीं वहाँ पर। आया कि नहीं आया? तो वहाँ उसके लिए कारण नहीं है, आपको बताना है कि नहीं बताना? तो कैसे करेंगे? यदि खाली द्रव्य वृत्ति विषयता संबंध कहेंगे तो वो भी द्रव्य वृत्ति विषयता संबंध है ना, वो ज्ञान कार्य हो जाएगा, उसके प्रति ये कारण नहीं। तो ये सब व्यभिचार आदि दोष आने लगेंगे, वो न हो इसलिए इन्होंने संबंध में एक शब्द जोड़ दिया लौकिक। समझ में आ रहा कि द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधी न। अब वो जो योगी का प्रत्यक्ष ज्ञान है वो द्रव्य वृत्ति विषयता संबंधी न मान लीजिए रह भी जाए, लेकिन वो लौकिक विषयता संबंधी न नहीं रहेगा, अलौकिक विषयता वहाँ होगी, है ना। क्या होगी? अलौकिक विषयता होगी। वो अलौकिक विषयता संबंधी न रहेगा, लौकिक विषयता संबंधी न। तो हट गया कि नहीं हो गया?
हाँ क्या? जो योगियों का जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष जैसे घट का हुआ तो उसको चाक्षुष प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे? हैं? उसको चाक्षुष प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे? जैसे अब उसको है ना, देखो ये अलौकिक, उसको अच्छे से एक एक को जब ज्ञानों को समझेंगे ना तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, है ना। एक वो कैसे होता है, वो सन्नि योग लक्षणा सन्निकर्ष क्या है ये पहले जानिए, तो कैसे हो रहा है उसकी प्रक्रिया जानिए, क्या होता है, तब ना आप कहेंगे कि क्या कहा जाएगा कि क्या नहीं कहा जाएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान तो वो है ही, प्रत्यक्ष ज्ञान तो वो है ही, अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया कि नहीं? उसको क्या नाम दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, तो ये हम लोग विचार करेंगे। आया कि नहीं? उसको पढ़ेंगे, उस सन्निकर्षों को समझेंगे, उनकी प्रक्रिया समझेंगे। जैसे यहाँ भी हम लोगों ने एक प्रक्रिया समझी ना कि लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान हमको किसी भी पदार्थ का होता है तो कैसे होता है, किस क्रम से होता है, तो आत्मा मनसा युज्यते इत्यादि इत्यादि करके पूरी प्रक्रिया समझी। वैसे वहाँ पर उन प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान की भी प्रक्रिया समझेंगे। वो समझेंगे तो आपको ये सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। अभी फिलहाल हमको ये लौकिक जो विशेषण दिया उसी को हमको आपको उसका औचित्य समझाना है कि क्यों आचार्य बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि नहीं बोलेंगे तो उन प्रत्यक्ष ज्ञानों को भी पकड़ा जा सकता है ना। उन प्रत्यक्ष ज्ञानों को भी हम यहाँ पर द्रव्य वृत्ति विषयता संबंध है ना करेंगे तो कार्य कुक्षी में आ जाएंगे, लेकिन उनके प्रति ये षड्विध सन्निकर्ष कारण नहीं होते हैं, है ना। तो हम लोगों को तो ये षड्विध सन्निकर्ष किसके प्रति कारण है ये बताना है, तो इसलिए वहाँ पर संबंध में लौकिक शब्द जोड़ दिया ताकि वो निकल जाए, हमारी कार्य कुक्षी से निकल जाए, कार्य की कुक्षी में न आए, कार्य की कोटि में न आ जाए। तो जब लौकिक विषयता संबंध ने कह दिया तो अब योगी का प्रत्यक्ष ज्ञान है, चाहे अन्य दो प्रत्यक्ष जो अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान है वो अब कार्य में नहीं ना आए, क्योंकि वो तो विषयता संबंध है ना, इस लौकिक विषयता संबंध न रहेंगे ना तो उनके प्रति कारण भी नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं आया? तो इसलिए लौकिक शब्द जोड़ा है। बैठ के बात एकदम क्लियर हुआ। तो क्या बन गया? द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे न चाक्षुषम प्रति चक्षु संयोग कारणम। एकदम क्लियर। ये कार्य कारण भाव इन्होंने बनाया कि द्रव्य में रहने वाली लौकिक विषयता संबंध से जो चाक्षुष ज्ञान है उसके प्रति चक्षु संयोग कारण। कहीं घटा ना हो तो घटा लीजिएगा। किसी भी द्रव्य का चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, है कि नहीं है? किसी भी द्रव्य, घट हो, पट हो, मठ हो, जल हो, तेज हो, किस जो भी द्रव्य का चक्षुरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होगा तो वो द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध न कहाँ रहेगा? सीधा उत्तर देना, जल में, द्रव्य में ही रहेगा। द्रव्य में ही रहेगा। क्यों उलझाओगे? आएगा नहीं, कहाँ रहेगा? द्रव्य में। वो द्रव्य कोई भी हो सकता है, घट भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है। आया कि नहीं आया? तो द्रव्य वृत्ति और लौकिक विषयता भी जोड़ दिए, तो लौकिक विषयता संबंधे न ये जो चाक्षुष ज्ञान था वो रहा द्रव्य में, और वहीं पर आपका ये सन्निकर्ष जो कारण है कौन है? चक्षु संयोग। वो रह रहा है कि नहीं रह रहा है? कहाँ रह रहा है चक्षु संयोग? द्रव्य में रह रहा है। रह रहा है कि नहीं रह रहा है? जो भी द्रव्य है, घट भी है, जल भी है, तेज भी है, तो वहाँ रह रहा है। चक्षु संयोग ही होगा। चक्षुर इंद्रिय भी द्रव्य है, वो भी घट जल तेज ये भी द्रव्य है, तो संयोग ही होना है, तो चक्षु संयोग भी रह गया। तो कार्य कारण भाव बन गया, एकदम साफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलोगे? कार्य कारण भाव द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषम प्रति चक्षु संयोग कारणम, ये बन गया। ठीक हुआ? कोई दिक्कत? तुमको आएगा बोलना? बोलो। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषम प्रति चक्षु संयोग कारणम, यही कर दिया है ना, वही लिखा भी है, पढ़ो। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयोग कारणम। अच्छा, एक चीज और इसमें है, हम लोग जो बोल रहे हैं उसके लिए अंतर पड़ रहा है। कहाँ पर? हम लोग चाक्षुषम प्रति कह दे रहे हैं, ये कह रहे हैं चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति। तो देखो बाबू, द्रव्य का जो भी प्रत्यक्ष चाक्षुष ज्ञान होगा वो एक चाक्षुष ज्ञान के प्रति खाली चक्षु संयोग कारण है कि सभी चाक्षुष ज्ञान के प्रति चक्षु संयोग कारण है? सभी चाक्षुष ज्ञान इस संबंध है न चाक्षुष संबंध द्रव्य का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा सभी चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कारण न है, केवल एक ज्ञान के प्रति कारण नहीं न है।
इसलिए उस बात को बताने के लिए चाक्षुषत्वावच्छिन्नम प्रति कह रहे हैं। वरना चाक्षुषम प्रति कहो तो ये आ जाएगा ना कि कोई एक चाक्षुष है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसके प्रति चक्षु संयोग कारण है। मतलब अब कोई पूछेगा फिर दूसरा जो द्रव्य का, मान लीजिए जल का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, चाक्षुष ज्ञान, उसके प्रति कौन कारण है, फिर अलग प्रश्न होगा उसके लिए। तो ऐसा नहीं ना करना, हम लोगों को सामान्य रूप से सभी को बताना है। तो इसलिए चाक्षुषत्वावच्छिन्नम प्रति, चाक्षुषत्व विशिष्ट जितने चाक्षुष ज्ञान है, चाक्षुषत्व कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा। अरे ज्ञान से क्या पूछ रहा है, इसको समझो पहले। चाक्षुषत्व चाक्षुष ज्ञान में रहेगा। ज्ञान में रहेगा। किस किस चाक्षुष ज्ञान में रहेगा? सभी चाक्षुष ज्ञान में रहेगा, एक केवल एक में नहीं रहेगा। तो चाक्षुषत्वावच्छिन्न मतलब चाक्षुषत्व विशिष्ट जितने भी चाक्षुष ज्ञान है उन सभी के प्रति चक्षु संयोग कारण। इस बात को बताने के लिए ये ऐसे बोलते। जैसे अन्यत्र भी देख लो, हम कहते घट के प्रति दंड कारण है, कहते कि नहीं? घटम प्रति दंड कारणम। तो घटम प्रति दंड कारणम मतलब एक ही घट के प्रति दंड कारण है क्या? दूसरे घट पैदा करेंगे तो उसमें दंड कारण नहीं है क्या? जितने भी घट है, घट सामान्य के प्रति दंड कारण है। ये बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? घटत्वावच्छिन्नम प्रति दंडत्वावच्छिन्नम कारणम। उधर भी बोल सकते हैं, दंड कारणम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या कहना है? घटत्वावच्छिन्नम प्रति दंड कारणम, कि घटत्व से अवच्छिन्न मतलब घटत्व से विशिष्ट। घटत्व विशिष्ट कौन होता है? घट, सकल घट। घट है क्या? सकल घट। अरे घटत्व कहाँ रहता है? सभी घट में रहता है। सभी घट में रहता है, केवल एक ही घट में नहीं ना रहता है। तो वो घटत्वावच्छिन्न, घटत्व विशिष्ट जितने भी घट हुए उन सब के प्रति दंड कारण। इस चीज को सूचित करने के लिए इस तरह से बोलते हैं। समझे? अंतर समझ पा रहे? घटम प्रति दंड कारणम कहोगे तो क्या निकलेगा? कोई एक घट के प्रति, साफ चीज बोलो ना, क्या कहना चाहते? घट के प्रति दंड कारण है, यही चीज आएगी। हमको ये नहीं ना कहना, हमको तो क्या कहना है? सकल घटों के प्रति दंड कारणम। तो क्या बोलेंगे उसके लिए? घटत्वावच्छिन्नम प्रति दंड कारणम, ऐसे बोला जाएगा। बैठी बात। ऐसे ही नहीं जोड़ देते हैं कोई शब्द का कि मजा आ रहा है लक्ष्य बनाने में, ऐसे नहीं होता है, प्रयोजन होता है। तो ऐसे ही चाक्षुषम हम लोग तो चूंकि समझने के लिए शुरुआत वहाँ से करा है, लेकिन अब ध्यान बिठाइएगी भी कि केवल एक चाक्षुष के प्रति वो चक्षुष संयोग कारण नहीं ना है, चाक्षुषत्वावच्छिन्नम प्रति। तो ऐसे ही अब बोलिएगा। बोल पाएंगे कार्य कारण भाव? बोलो। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नम प्रति चक्षु संयोगः कारणम। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नम प्रति चक्षु संयोगः कारणम। कोई दिक्कत नहीं, यही कार्य कारण भाव बन गया। ठीक है ना? आया कि नहीं? अब ये तो हुई कि भाई चक्षुरिंद्रिय के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष होता हो। अभी तो इसका ना विचार किया, उसके प्रति कौन सन्निकर्ष कारण होगा, ये विचार किया। अब आइए आगे बढ़िए कि चक्षुरिंद्रिय, ये तो घट की बात, द्रव्य की बात। द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहने वाले पदार्थ है, जैसे घट में रूप रहता है, उसका भी चक्षुरिंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। होता है कि नहीं होता? उसका भी रूप का भी चाक्षुष ज्ञान होता है, हमको चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। उसके प्रति कौन सन्निकर्ष कारण है? कार्य कारण भाव बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो अब उसको बनाया जाए। थोड़ा आप अपने से दिमाग लगाइए, अब पंक्ति मत जाइए, अब आपको विवेक आ जाना चाहिए। अभी तो क्या बोले थे पहला तो कि भाई द्रव्य का क्या विषय था कि द्रव्य का चक्षुरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है, तब का वहाँ का सन्निकर्ष का और प्रत्यक्ष ज्ञान का कार्य कारण भाव बोले, तभी का ना बोले। क्या बोले वो कार्य कारण भाव? द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नम प्रति चक्षु संयोगः कारणम। अब द्रव्य, ये तो आप वो बोले द्रव्य के प्रत्यक्ष के और सन्निकर्ष का कार्य कारण भाव। अब हमको बोलना है कि द्रव्य में जो समवाय संबंध से रह रहा है, जैसे घट द्रव्य है, उसमें समवाय संबंध है ना, रूप रह रहा है, और भी बहुत कुछ रहेगा। अरे घट में घटत्व भी रहता है, घट में पृथ्वीत्व भी रहेगा, बहुत सारी चीजें समवाय संबंध, उन सब का भी चक्षुरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो वहाँ जो चक्षुरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है, उसके प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण है, ये भी यहाँ दूसरा अब ये करना है काम। समझ में आ गई बात? तो सामान्य रूप से बोल रहा है तो कैसे इसका कार्य कारण भाव बनाया जाए, है ना? तो कैसे बनाए, लगाओ दिमाग, क्या कहा जाए? अब द्रव्य वृत्ति नहीं बोल है ना, क्या बोलेंगे? द्रव्य समवेत वृत्ति, ये कहेंगे। समझ में आ रही बात?
कि द्रव्य में जो समवाय संबंध से वर्तमान कौन है? रूप है, घट में घटत्व है, पृथ्वीत्व है, द्रव्यत्व है ना, जो भी रहे है ना। सामान्य रूप से रूप को पकड़िए, एक पकड़ के आधार से चलिए, है ना। तो वो जो द्रव्य समवेत मान लीजिए रूप हुआ, उसका जो चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो, चाक्षु से प्रत्यक्ष होगा, उसके प्रति कौन सन्निकर्ष कारण है? आया कि नहीं आया? तो बता सकते हो कौन सन्निकर्ष कारण होगा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण। इंद्रिय नाम भी जोड़ सकते हो, क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष की ही चर्चा चल रही है, तो इंद्रिय का नाम भी जोड़ सकते हो। क्या बोलोगे? चक्षु समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण। नहीं, गड़बड़ कर दी है। अरे चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है। आया ना ध्यान से, बिल्कुल, है ना। अरे भाई इंद्रिय का नाम ही तो जुड़ा है, सन्निकर्ष तो आपको पता ही है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। लेकिन इंद्रिय का नाम जोड़ दो तो क्या बोलोगे? चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है, यही ना कहना है। देख लो, वो जो रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, वो अच्छा, उसका संबंध भी तो बोलना है। संबंध क्या बोलेंगे? द्रव्य समवेत तो वृत्ति लौकिक विषयता संबंधी न, यही कर देंगे। चलो बना ही लो, कार्य कारण भाव बोल ही लो, पकड़ लिए तो फिर घटाएंगे कि कौन कहाँ जा रहा है, इस समझ आए कि नहीं? द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवायः कारणम। आ गया कार्य कारण भाव। अब घटा भी लिया जाए, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, घट में जो घटगत रूप है उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। तो वो जो रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ, वो उक्त संबंध है न, कहाँ पर रहेगा पहले देख लिया जाए। कौन संबंध है? द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंध। तो देख लो विषय द्रव्य समवेत, देख लो द्रव्य कौन है? घट, उसमें समवेत कौन है? रूप है। तो वो द्रव्य समवेत जो रूप हुआ, तदवृत्ति विषय लौकिक विषयता संबंध है ना, वो चाक्षुष ज्ञान कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। अरे तो रूप में रहेगा। अब दो ही चीज है, इसको बोल दिए, इसको कोई मतलब नहीं रह जाता बाबू। गलत बोलने का पूरी बात फिर से बतानी पड़ती है। ऐसे झटी थी कोई उत्तर नहीं दो, एक बार विचार करके बोलो। ऐसे फटफट बोलने मतलब दो ही चीजें, कैसे समझेंगे हम? क्या समझे तुम? क्या बोले हैं? द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता बोले क्या? द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक। हाँ, अरे द्रव्य समवेत जो पदार्थ है ना, द्रव्य समवेत कौन हुआ? रूप हुआ। उस तदवृत्ति विषयता संबंध है ना बोल रहा है। तो तदवृत्ति विषयता संबंध है ना, चाक्षुष ज्ञान कहाँ जाएगा? रूप में जाएगा। रूप में जाएगा। जटिति कोई उत्तर मत दो यहाँ पर, है ना। घट बोल दिए, चौपट कर दिए पूरा। क्या बोलोगे? द्रव्य हुआ घट, द्रव्य में समवेत रूप हुआ, द्रव्य वृत्ति लौकिक, फिर द्रव्य वृत्ति कर दिया, द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता का संबंध है न, चाक्षुष जो ज्ञान हो रहा है वो रूप का ही है। समझ के रखिए, वो दिमाग में रखिए, बोलना नहीं रूप चाक्षुष, रूप चाक्षुष बोलना, वो चाक्षुष ही बोलना है। दिमाग में रखिए किसका चाक्षुष की चर्चा चल रही है। वो जो चाक्षुष ज्ञान हुआ वो कहाँ रहेगा? उस संबंध से रूप में रहेगा। रूप में रहेगा। आया कि नहीं? वहां पर वो सन्निकर्ष भी है कि नहीं है? चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है कि नहीं है? देख लो, चक्षु से संयुक्त कौन हुआ? घट हुआ। उसमें समवाय न कौन रह रहा है? रूप रह रहा है। तो चक्षु संयुक्त समवाय रूप में रह गया कि नहीं रह गया? रह गया। वो सन्निकर्ष भी वहां रह गया। कार्य कारण भाव बन गया कि नहीं बन गया? यही बनाया। बेटी बात आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करो। आया कि नहीं? एक भी लाइन पढ़ो लेकिन साफ पढ़ो। आया कि नहीं? 50 लाइन पढ़ी, आया जाया कुछ नहीं तो क्या मतलब पढ़ने का? आया कि नहीं? क्या बन गया? आप बोल सकते हो कार्य कारण भाव, क्या बोलोगे? द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुः संयुक्त समवायः कारणम। कारणम बोल पाओगे तुम? बात समझ में आई? तभी बोलो, तुक्के नहीं मारना, क्योंकि आपका एक शब्द बोलना मतलब हमको पूरा व्याख्यान फिर से करना पड़ता है। समझो इस बात को। हाँ, द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुः संयुक्त समवायः कारणम। ये हो गया, ये कार्य कारण भाव एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हुआ द्रव्य समवेत पदार्थ का चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा तब ये सन्निकर्ष कारण होगा, ये निकला। फलितार्थ यही ना है। वो भले संबंध में जोड़ के बोले हो, लेकिन बात तो यही है कि द्रव्य समवेत का जब चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा तो वहाँ सन्निकर्ष ये चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। बात तो यही है ना। चलो, तो आगे दो देख लिए।
अब तीसरा देखा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए और जी। अरे भाई रूप का तो हुआ, घट का हुआ, घटगत रूप का भी हुआ, रूपगत जो रूपत्व जाति है उसका भी तो चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। जी। होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है ना। हाँ। घटगत जो रूप, घट में समवाय संबंध है ना रूप रह रहा है, घट समवेत रूप हुआ, जी। उसमें समवाय संबंध है ना रूपत्व जाति रह रही है। जी। तो द्रव्य समवेत समवेत जो रूपत्व जाति हुई, जी। हुई कि नहीं हुई? जी। द्रव्य हुआ घट, घट। उसमें समवेत है, रूप। उसमें समवेत है रूपत्व। तो जाति, उस रूपत्व जाति का मतलब द्रव्य संवेद संवेद का प्रत्यक्ष की चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता होता है? है। तो वो जो चाक्षुष ज्ञान हुआ है ना, उस चाक्षुष ज्ञान के प्रति कौन सन्निकर्ष कारण होगा बता सकते हो क्या? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। इंद्रिय का नाम जोड़ सकते हो क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष ही का है, जी। तो क्या बोलोगे? चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारणम, ये बोल देंगे। बैठ गए बात? जी। कार्य कारण भाव भी बनाना हो तो बना सकते हैं, जी। वैसे ही संबंध जोड़ के बोलना है। हाँ। कैसे बोलोगे? बोलो जरा। द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवायः कारणम। बन तो गया, क्या चाहिए और? नहीं आया? ध्यान से घटा भी लो। जी। द्रव्य समवेत समवेत कौन हुआ? रूपत्व हुआ। एक दृष्टांत ध्यान में रखना, और बहुत कुछ हो सकते हैं, जी। बहुत कुछ हो सकते हैं, आया कि नहीं? द्रव्य समवेत समवेत, लेकिन अभी एक स्थल ध्यान में रख के एक ध्यान घटाना आना चाहिए। द्रव्य समवेत समवेत हुआ रूपत्व, कैसे हुआ? द्रव्य हुआ घट, उसमें समवेत हुआ रूप, उसमें समवेत हुआ रूपत्व। तो द्रव्य समवेत समवेत जो रूपत्व का चाक्षुष ज्ञान हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उस चाक्षुष ज्ञान के प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण है। तो देख लो, ये जो रूपत्व का चाक्षुष ज्ञान हुआ वो उक्त संबंध है ना कहाँ रहेगा, वहाँ वो सन्निकर्ष भी रह रहा है कि नहीं रह रहा है, दोनों चीज देख ली जाए। तो देखो, ये जो चाक्षुष ज्ञान रूपत्व का चाक्षुष ज्ञान हुआ वो द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति विषयता लौकिक विषयता संबंध है कहाँ रहेगा? रूपत्व में रहेगा। रूपत्व में रहेगा। द्रव्य संवेद संवेद जो भी होगा उसमें रहेगा। अभी फिलहाल रूपत्व है तो रूपत्व में रहेगा, कहा कि नहीं रहा? वहां देख लो, चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष है कि नहीं है? है। चक्षु से संयुक्त कौन हुआ? घट। उसमें समवेत कौन है? रूप। उसमें समवाय संबंध कौन रह रहा है? रूपत्व। रूपत्व रह रहा है। तो संयुक्त चक्षु संयुक्त समवेत समवाय भी रूपत्व में रह गया, तो कार्य कारण भाव बन जाएगा। बनी बात? कैसे बोलेंगे कार्य कारण भाव इसका? द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवायः कारणम। कारणम। तीन ठो बोल लिए अभी तक हम लोग, है ना? तीन बोल लिए, तीन बोले ना, और तीनों बोल सकते हैं बारी बारी से। जी। सबसे पहला क्या था? द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयोगः कारणम। दूसरा क्या है? द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवायः कारणम। बहुत सुंदर। द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवायः कारणम। ये बन गया कार्य कारण भाव तीनों। तुम बोल पाओगे तीनों? बोलो। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति- चाक्षुषत्वावच्छिन्न, इसको पाठ लगाते समय है ना, इसकी भाषा के ऊपर टोका करो, है ना? अभी यहाँ ज़्यादा अब उसको टोकते रहेंगे तो पाठ आगे नहीं बढ़ेगा, उसी को सही करने में लग जाए। थोड़ा ये चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयोग चक्षु संयोगः कारणम। द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवायः कारणम। द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवाय कारणम। ये बन गया, बहुत सुंदर। देखो लड़का पकड़ लिया, आया कि नहीं पदार्थ का? और क्रम से पूरा कर लोगे ना, जितना छूटा एकदम फिट हो जाएगा पदार्थ, आया कि नहीं? तो इसलिए घबराना नहीं, हो जाएगा। चलो बात बैठी बाबू। यही यहाँ पर तीन ठो कार्य कारण भाव हम लोगों ने
कि भाई इस चाक्षुष ज्ञान के प्रति ये सन्निकर्ष कारण है, इस चाक्षुष ज्ञान के प्रति ये सन्निकर्ष कारण, और तीसरे में इस चाक्षुष ज्ञान मतलब अनेन संबंधे न, इस संबंधे न चाक्षुष ज्ञान जो हो रहा है उसके प्रति ये सन्निकर्ष कारण है। इस तरह से हम लोगों ने 3 ठो कार्य कारण भाव देख लिए। कोई दिक्कत इसमें द्रव्य समवेत वृत्ति, लोग घबरा जाते हैं कि क्या होगा वो, कुछ नहीं, अरे पदार्थ आपका समझा हुआ है तो दिमाग एकदम फटफट काम करेगा, क्या है उसमें घबराना। द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे न चक्षु संयुक्त संवेद समवाय कारणम, है कि नहीं। फटाफट तीनों बोलना हो, मान लो बोलो, चलो अभ्यास करो, बोलना आना चाहिए फटाफट, है ना। पहले से द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयोगः कारणं, द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवायः कारणं, द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवायः कारणम। आना चाहिए, क्या दिक्कत है। घर बोलो, आया कि नहीं। जब पदार्थ समझ ही गई है तो क्या दिक्कत है, आया कि नहीं। बस ये ध्यान में होना चाहिए कि द्रव्य संवेद क्या हो रहा है, द्रव्य संवेद क्या हो रहा है, ये सब चीज़ साफ पता होनी चाहिए। इसमें कहीं संदेह है तो फिर कोई मतलब नहीं, आया कि नहीं। चलिए बैठ गई बात, वही अब लिख रहा है न्याय बोधिनी पढ़ी जाए बाबा, पहले से वो संयोग इत्यादि ना, उसके बाद से पढ़ी जाए। पढ़ो क्या है, द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयोगः कारणम। नंबर 1 का हो गया। नंबर 2 में आइए, द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवायस्य हेतुत्वम्। चक्षु संयुक्त समवायः कारण, प्रथमांत कर दोगे चक्षु संयुक्त समवायः तो कारणम, षष्ठी कर दिया इन्होंने, चक्षु संयुक्त समवायस्य तो कारणत्वम हेतुत्वम, आया कि नहीं। मतलब वो कारण है, यही ना कहना चाह रहे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। चलो आगे चले, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या आया, द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवायस्य हेतुत्वम। न आया, तीसरा भी देख लिए, एकदम साफ हो गई बात। कोई संदेह हो तो बोलो बाबू, इसमें आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, द्रव्य ग्राहकाणी इंद्रियाणी चक्षुस्त्वंग मनांसी त्रीणि एव। अच्छा, इस बात को अब ध्यान दीजिए, है कि नहीं है, कि आपको कितनी इंद्रिया है टोटल? 6 इंद्रिया। ये तो आप जानते ही है। कौन 6 इंद्रिया है? घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन, ये 6 इंद्रिया है, षड्विध इंद्रिया है, आया कि नहीं। इसमें से कौन कौन इंद्रिया है जिसके द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष हो सकता है? द्रव्य ग्राहक मतलब द्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाली इंद्रिया कौन कौन है ना। कौन कौन इंद्रिया है जिसके द्वारा द्रव्य का ज्ञान होता है? जैसे द्रव्य मतलब जानते ही है, अरे पृथ्वी जल तेज आकाश काल दिगात्मा मन। तो द्रव्य की प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाली इंद्रिया कौन कौन है? तो सभी इंद्रियों के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। कौन कौन इंद्रियों के द्वारा होता है तो उसी को स्वयं न्याय बोधिनीकार बता रहे हैं। क्या बता रहे, पढ़ो। द्रव्य ग्राहकाणी इंद्रियाणी, द्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाली इंद्रिया क्या क्या है? तो चक्षु त्वंग मनांसी त्रीणि एव, 3 ही इंद्रिया द्रव्य का प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान कराती है, आया कि नहीं? कौन कौन? तो चक्षुरिंद्रिय, त्वगिंद्रिय और मन इंद्रिय। अपने से देख लो, चक्षुरिंद्रिय के द्वारा हमको द्रव्यों का ज्ञान होता है ना, पटपट आदि द्रव्यों का ज्ञान होता है। तो द्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षुरिंद्रिय से होता है। अच्छा, त्वगिंद्रिय से भी होता है, ऐसे हम छू के बता सकते हैं, बोतल है, ये पुस्तक है, ये घट है, पट है। तो द्रव्य का ज्ञान त्वगिंद्रिय से भी होता है। द्रव्य प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाली इंद्रिय त्वगिंद्रिय भी हुई। तो 2 तो हो ही गई, समझ ही रहे। तीसरी कौन बताई? मन इंद्रिय। मन इंद्रिय जो है उसके द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। कौन से द्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है? मन इंद्रिय के द्वारा घटपट आदि का तो होता नहीं है। मन से जान लेंगे आप कि ये घट है, ये पट है, नहीं ना जान पाए, या तो चक्षुर इंद्रिय से जानेंगे या तो त्वगिंद्रिय से जानेंगे। मन इंद्रिय से कौन से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है? इन्होंने तो कहा कि द्रव्य का प्रत्यक्ष कराती है। कौन से द्रव्य का? तो ध्यान देना, आत्मा जो द्रव्य है,
आत्मद्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान मन इंद्रिय के द्वारा, उसका चक्षु बक्षु से नहीं होता है। जी आत्मा का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो मन इंद्रिय से होता है। आया कि नहीं? बैठी बात। तो द्रव्य ग्राहक इंद्रिय तो हो ही गए। तो द्रव्य ग्राहक 3 इंद्रिया है। कौन कौन? चक्षुरिंद्रिय, त्वगिंद्रिय और मन इंद्रिय, 3 इंद्रिया है। आए ना? इससे इतर जो 3 इंद्रिया बच गए, कौन कौन 3 बच गए? घ्राण, रसना और श्रोत्र। ये द्रव्य के ज्ञान कराने वाली नहीं है, इनसे द्रव्य का ज्ञान नहीं होता है। घ्राणेन्द्रिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष आपको नहीं हो सकता है। घ्राणेन्द्रिय से आपको घट का प्रत्यक्ष हो जाएगा? अपने से विचार करो। घ्राणेन्द्रिय से गंध का प्रत्यक्ष होगा? घट में कोई गंध है, मिट्टी की गंध है, पुष्प में सुगंध है, तो वो गंध का गुण आदि का ग्रहण कराएगा, गुण का ज्ञान होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द्रव्य का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से होगा क्या? नहीं होगा। पुष्प का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से होगा क्या? नहीं होगा। पुष्पगत गंध का हो सकता है, गंध गुण है उसका हो सकता है, लेकिन पुष्प का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से नहीं होगा। आप कहेंगे गुरुजी हम यहाँ फूल लगाएंगे, आंखें मान लीजिए हमारी बंद है कि नहीं है? कोई शंका करेगा आपके सामने, आप कहेंगे घ्राणेन्द्रिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, कोई शंका करेगा। आपकी आंखें मान लीजिए बंद है कि नहीं है? वो कोई फूल आप यहाँ लगा के आप बता नहीं सकते गुलाब का है कि ये ज्ञान तो हो जाता है। कैसे बता दिए? प्रश्न पूछेगा ना भाई, थोड़ा विवेक से। ऐसे भाव गंगा मत भैया, न्याय का ग्रंथ है, फंसा सकते हैं लोग, है ना? कि भैया प्रत्यक्ष ज्ञान तो द्रव्य का हो गया, गुलाब का पुष्प है कि भाई मोगरा है कि कौन सा है, घ्राणेन्द्रिय से हो गया। तो ध्यान रखना बाबू, 2 परिस्थिति है, 2 कंडीशन हो सकती है आपको जो पुष्प का ज्ञान हुआ। एक तो ये है कि भाई वो गंध आ रही है, उसका गंध का आपने ज्ञान हुआ, तो आपने कहा ये तो गुलाब की गंध है, गुलाब है। तो आपने गंध के द्वारा, जो गंध हो रही है उस गंध के द्वारा आपने उस पुष्प का अनुमान कर लिया कि ये गुलाब का फूल होगा। एक तो ये हो सकता है ना, कि गुलाब का फूल है, गुलाब का पुष्प है, मोगरे का पुष्प है, तो गंध से आप उस द्रव्य का अनुमान कर लेते हैं। एक तो ये हो सकता है। आप कहेंगे नहीं गुरुजी हम अनुमान नहीं कर रहे, हम अपने नाक से लगा के देखे गुलाब का है, ऐसा कह सकता है कोई आदमी? तो ध्यान रखना, वो जो गुलाब पुष्प का जो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है, चाहे मोगरे के पुष्प का प्रत्यक्ष हो रहा है, वो घ्राणेन्द्रिय से नहीं हो रहा है, त्वगिंद्रिय से हो रहा है। जो आप कह रहे हैं ना कि हमने लगा के देखा, त्वगिंद्रिय सर्व शरीरवर्ती है, पूरे शरीर में त्वगिंद्रिय है। तो और इंद्रिय तो जैसे चक्षुर इंद्रिय तो कृष्ण ताराग्रवर्ती, वो इंद्रिय तो सबका एक एक जगह, लेकिन त्वगिंद्रिय तो सर्व शरीरवर्ती, संपूर्ण शरीर में। यहाँ भी लगाओ तो पता चल सकता है ये तो गुलाब का फूल है, हो सकता है पता जिसको वो, या तो फूल है इतना तो पता चल ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पता चल जाएगा। द्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान जो हो रहा है वो त्वगिंद्रिय से ही हो रहा है, वहाँ भी घ्राणेन्द्रिय से नहीं हो रहा। घ्राणेन्द्रिय से केवल और केवल पुष्पगत गंध का ज्ञान हो रहा है। समझ में आ रही बात? गंधा गुण का ज्ञान, द्रव्य का ज्ञान नहीं होता। एकदम साफ बैठी ना, इस चीज़ को क्लियर अपने मन में पहले बिठाइएगा अच्छे से, तभी यदि आपको संदेह रहे खुद को कि नहीं इस इंद्रिय से भी द्रव्य का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो आप दूसरे को क्या ही समझाएंगे, है ना? स्वयं संशय से ग्रस्त हो तो दूसरे को कहाँ से निश्चित करा दे, निश्चय करा देगा, दूसरा भी संशय वाला पैदा होगा। यही ना समस्या होती है, व्यक्ति को खुद को संदेह है, संशय है, और पढ़ाने लगता है तो फिर बच्चे भी संशयग्रस्त हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? क्योंकि खुद को स्पष्ट नहीं है तो दूसरे को क्या ही स्पष्ट करेगा। स्वयं नष्ट परान नाशयति, यही नियम चलता है। स्वयं नष्ट है, दूसरे का भी नाश ही करेगा। दूसरे का उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। अरे पहले खुद का तो करे तो दूसरे का किया जाएगा। बैठी बात? तो ये स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो द्रव्य के प्रत्यक्ष कराने वाली इंद्रिया कौन कौन हुई? चक्षुरिंद्रिय, त्वगिंद्रिय और मन इंद्रिय। मन इंद्रिय। शेष जो इंद्रिया है, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय, द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं कराती। जैसे घ्राण को देख लिया, दूसरी है रसना। रसना भी देख लो, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का तो प्रत्यक्ष होगा, मधुर अम्ल है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, ये तो पता चलेगा, रस का प्रत्यक्ष होगा, गुण का। लेकिन द्रव्य का प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय से नहीं होगा। होगा क्या? एक ने अब फिर यहाँ वापिस वही शंका मत करना है,
जैसे वहाँ ज्ञानेंद्रिय में किए थे कि नहीं गुरु जी हमारी आंख बंद है, हम लड्डू मुंह में डाले, हमको पता चल गया लड्डू है, लड्डू का ज्ञान तो हो गया। तो बकलोल आदमी रसनेन्द्रिय से नहीं हो रहा है, वो तो इंद्रिय मुंह में भी तो इंद्रिय है, उसके द्वारा आपने जाना कि ये लड्डू है। आया कि नहीं आया? अथवा तो उस रस के द्वारा अनुमान किया कि लड्डू है, दो हो सकता है ना। और उस रस को बहु हो ना भाई, मुंह में डाला रस से, अरे ये तो लड्डू का रस है, उससे आपने जान लिया लड्डू है। तो अनुमिति ज्ञान लड्डू का आपने किया, अनुमान से किया, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ। और मान लीजिए प्रत्यक्ष ही है, यदि आग्रह है आपका कि नहीं हमको प्रत्यक्ष ही लड्डू का ज्ञान हुआ, तो त्वगिंद्रिय से हुआ। रसनेन्द्रिय में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो लड्डू का प्रत्यक्ष ज्ञान करा दे। बैठी बात। तो रसनेन्द्रिय भी द्रव्य के प्रत्यक्ष कराने वाली नहीं है। और कौन एक बच गए? श्रोत्रेंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय। तो ये जो श्रोत्रेंद्रिय है, श्रवणेन्द्रिय है, उसके द्वारा भी द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। वो शब्द का प्रत्यक्ष करा देगी, राम श्याम कृष्ण ख ख ग निकाल, शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, शब्द गुण है उसका प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन द्रव्य का, किसी द्रव्य का श्रोत्रेंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। बैठ गई बात? एकदम क्लियर है। तो द्रव्य ग्राहक इंद्रिया कौन कौन है? यदि कोई नींद में भी उठा के पूछे तो क्या बताओगे? चक्षुरेंद्रिय और मन इंद्रिय। इतर जो है वो द्रव्य ग्राहक नहीं है। वही लिख रहे, पढ़ो ना बाबा पंक्ति। द्रव्य ग्राहकाणी इंद्रियाणी चक्षुस्त्वंग मनांसी त्रीणि एव। तीन ही है, एव लगा दिए, चौथी कोई नहीं है। आया कि नहीं? आगे चले। अन्यानी, देखो स्वयं स्पष्ट कर रहे, अन्य जो इनसे बची हुई कौन कौन है? तो घ्राण रसन श्रवणानी, ये तीन बच गई ना। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रिय, मतलब श्रोत्रेंद्रिय। ये घ्राण रसन श्रवणानी गुणग्राहकाणी, गुण का ग्रहण करा सकती है, गुण का, गुणगत जाति का, इन सब का प्रत्यक्ष कराएगी, लेकिन द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं कराएगी। बैठ गई बात? हो गया ना? वही न तीन है। अन्यानी घ्राण रसन श्रवणानी गुणग्राहकाणी। एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब समय बहुत हो गया है, इसको यहाँ रखे पाठ को, इसको लगाइए, अच्छे से बिठाइए। आगे की न्याय बोधिनी भी सरल है, ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए रखे बाबू, ठीक करा जाए। चलो विराम दिया जाए, बहुत समय बहुत हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया आज। चलो रखे। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।